तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक्ट करता है उनके बीच में। लेट अस अज्यूम कि कोई दो बॉडीज जिनमें से एक का मास कैपिटल एम है एक का स्मॉल एम है और वो डी डिस्टेंस पे एक दूसरे से सिचुएटेड है। मान लीजिए ये हैं दो बॉडीज, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है, डिस्टेंस डी है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, पहली बात उसका नेचर अट्रैक्टिव होगा, ये भी इसको खींचेगा ये भी इसको खींचेगा और इसका जिस रूल से ये डिफाइन होगा, जिस रूल से ये फोर्स लगेगा वो होगा कैपिटल एफ, जो कैपिटल जी, जहां पे ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, ये और ये आपको दिया हुआ है। तो हमने एक बेसिक बात ये समझ ली थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। अब एक बात आपने ध्यान दी होगी जो कि हमने कहा था कि जो फोर्स ये लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है ये प्रोपोर्शनल तो किसके है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडी, लेकिन डिसप्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, इस डी की वैल्यू जरा आप अलग अलग रख के देखिए। लेट अस से कि मैंने किसी एक बॉडी में दो बॉडीज हैं, लेट अस से वी हैव टू बॉडीज, वन हैज mass 2 kg, one has mass of 1 kg, okay, and the distance is some small d which is 1 meter। ठीक है भाई, 1 मीटर की डिस्टेंस है, दो बॉडीज हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी ने पूछा फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल डी स्क्वायर, कैपिटल जी 2 into 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। ओके, हम ये कह सकते हैं कि 4 कैपिटल जी न्यूटन। हमने इसको ऐसे बता दिया। कैपिटल जी की हमें वैल्यू मालूम है 6.67 into 10 to the power -11, वो हम रख के देख लेते, कोई बात नहीं। फिलहाल हमें कुछ और करना है। हमें करना क्या है, जरा सा आप एक बात देखिए, मैं इस डिस्टेंस को ना बढ़ा के 2 मीटर कर देता हूँ, ठीक है, 2 मीटर कर देता हूँ। अब फोर्स क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डी स्क्वायर, यही तो है भाई। अब क्या कर दिया मैंने, g इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, कैपिटल जी आ गई न्यूटन। इसको यदि मैं फोर्स 1 कह दूं और इसको मैं अगर फोर्स 2 कह दूं, तो F1 बाय F2 क्या है भाई, F1 क्या था 4g और F2 क्या है भाई, सिर्फ g, 2 टाइम्स। या इसको उल्टा कह दूं कि F2 डिवाइड बाई F1 क्या है भाई, 1 बाई 4। डिस्टेंस में कितना चेंज आया, मैंने डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाई, लेकिन फोर्स में कितना डिफरेंस आ गया, 1/4 का। तो आप डिस्टेंस में जो भी चेंज करेंगे उसका स्क्वायर इफेक्ट आपको फोर्स में दिखाई देगा। तो यदि कोई आपको कल ये बोले, लेट अस फ्रेम अ क्वेश्चन, इफ समबडी इज सेइंग यू दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, कोई वैल्यू नहीं दी है आपको, कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ इतना बोल दिया कि डिस्टेंस
between two bodies are increased by 2 times. So force क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है. जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू डिसप्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है. तो अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स चेंज हुई तो फोर्स 1/4 टाइम्स. अगर डिस्टेंस 6 टाइम्स चेंज हुई तो फोर्स 1/36 टाइम्स चेंज हो जाएगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ. आपका यदि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है जितने भी मल्टीपल फैक्टर से, इनवर्सली उसका स्क्वायर मल्टीपल फैक्टर जो है वो इनवर्स में चला जाएगा इन केस ऑफ द फोर्स. सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये हमें समझना था व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो वी अंडरस्टूड दैट. अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उसने दिया हुआ है कि सो द क्वेश्चन नंबर 10.1, क्वेश्चन नंबर 10.1 क्या कहता है ये क्वेश्चन. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू have the NCERT in front of you and then we should read it, we should understand the questions. So it has been given that the mass of the earth is 6 into, so the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg. So in the same line, mass of the moon is what? Mass of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. 7.4 into 10 to the power 22 kg. And the distance between both of these is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. ठीक है, ये किलोमीटर में ये डिस्टेंस है. ओके, सो हमें बोला गया है कि व्हाट विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू. व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड. पहली बात, फोर्स का नेचर क्या होगा. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स. ये रहा साहब हिसाब किताब. ये रही आपकी अर्थ. अर्थ इज नॉट अ फुल स्फीयर बट वी विल अज्यूम इट. ओके, ये आपका अर्थ है. ठीक है, ये आपका मून है, जरा सबसे छोटा है. आप सभी को ये मालूम होगा ही कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है. ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी. तो फोर्स का फॉर्मूला, पहली बात, दोनों अट्रैक्ट करेंगे. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. सो द फोर्स विल बी, क्या होता है भैया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू द बाई डी स्क्वायर. कैपिटल G की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय d. इसको मीटर में कर लेते हैं. ठीक है, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर. और सब मिला जुला के जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं
तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन। ओ कितना ज्यादा मैसिव फोर्स है। 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन के फोर्स से अर्थ और मून ये दोनों एक दूसरे के को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इसके बाद भी कोई किसी के आसपास नहीं जा रहा है, दोनों के दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में एक दूसरे के। ये जो फोर्स है ये मून को अर्थ की सर्कुलर ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जरूरी है, वरना अगर ये फोर्स ना खींचे इसको इधर तो मून क्या है, मान लो ऐसे से घूम रहा है, ये अर्थ है, ये मून है, मान लो ये अर्थ है, ये मून ऐसे से घूम रहा है। अगर ये फोर्स ना हो तो ये यहाँ पे जहां पे है ना वहीं से सीधा चला जाए इसकी ऑर्बिट से बाहर। खैर अभी हमें ये जानना था कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है इससे क्या क्या निकल के आया, इससे काफी सारी नई बातें जो है साबित हो पाई। मालूम तो पहले से था, मोटा मोटा मालूम था, लेकिन कई सारी चीजें प्रूफ हो पाई। क्या क्या? पहली बात की मून revolves around अर्थ, ठीक है। planets revolve around sun, ये सब जो है इसी से, इसके आने के बाद ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन का जो ये डेरिवेशन है, ये सिद्धांत है, it took 200 to 300 years. There is a confusion that Newton was sitting under a tree. I had also said it, but it is not so easy. मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ और मैंने साहब एक फल गिरा और मैंने वो फल गिरते ही मुझे आकाशवाणी हुई और मैंने सब कुछ। There has been a lot of work done for gravitation. यदि आपको समझना हो तो हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन है, आप YouTube पे सर्च करिए, you will find a documentary and you will get to know. So whatever we are studying these days, it has taken hundreds of years to find and conclude these things. So we are lucky and we are fortunate that we have been in an era wherein a lot of things are already proved. Okay. So now, अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक शब्द आता है एनसीईआरटी में, फ्री फॉल। क्या आता है? क्या आता है? फ्री फॉल। क्या आता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल इज नथिंग बट फॉल ऑफ अ बॉडी, ये ना ये ऊपर गया एक हाइट तक और वहां से उसके बाद फिर नीचे गया। अगर मैं बीच में नहीं रोकता तो ये जमीन पे गिर जाता। तो किसी भी बॉडी का एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद और नीचे की तरफ गिरना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ओनली, द फॉल ऑफ any body under the influence of gravitational force due to earth only is called free fall. अब ये यहां से चला तो इसे सिर्फ और सिर्फ अर्थ तो अट्रैक्ट करनी ही नहीं थी। यहां पड़ा एक पत्थर भी कर रहा था, चट्टान भी कर रही थी, 50 चीजें कर रही थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज दी फॉल ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका मास है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। खाली जो अर्थ उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, उसके कारण जो उसका फॉल है, जो वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। क्या कहते हैं?
फ्री फॉल। अभी जब ये यहां से नीचे जाना शुरू करेगा तो आप और सब भूल जाइए कि मैंने क्या फोर्स लगाया होगा, फर्श ने क्या लगाया होगा, उसके नीचे किसी ने क्या खाली ये आप अज्यूम करें कि सिर्फ धरती ने जो फोर्स लगाया है इसके ऊपर, अट्रैक्शन फोर्स, उसके कारण जो इसका फॉल हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। उसी क्या कहते हैं हम, फ्री फॉल कहते हैं। चलिए इसे आप समझ लेते हैं। आइए, क्या खेल है ये, फ्री फॉल का खेल क्या है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है, m, ठीक, और ये है आपकी अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल M। ओके। अच्छा, हमने पिछले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा कि कोई भी बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स लगेगा तो वो उस पे एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, और उन दोनों में रिलेशन क्या था, रिलेशन कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल A। ठीक, तो हमने अगर ये मान लिया कि अर्थ ने जो फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, द फोर्स विच वॉज एक्सर्टेड बाई द अर्थ ऑन दिस बॉडी, उसके कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ उसे हम बोल दिया हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने इसको G से डिनोट कर दिया। हमने बोल दिया भाई अर्थ ने जो भी फोर्स इसके ऊपर लगाया वो जो एक्सेलरेशन डेवलप करता है, हमने उसको एक नाम दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, सो टोटल फोर्स बाय अर्थ, यही हो ना, स्मॉल m इंटू जी, m इंटू ए की वैल्यू g है, जितना भी फोर्स उसने लगाया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल का जो सिद्धांत है, जो फोर्स ऑफ, उसके हिसाब से ये फोर्स क्या है, वो है कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल d स्क्वायर। इसमें d क्या है, d अर्थ की सरफेस से इसकी जो है दूरी है। अब ये और ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, है ना, तो mg इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, m से m क्या, तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm डिवाइडेड बाई, इसमें g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ, d डिस्टेंस ऑफ दी दैट बॉडी फ्रॉम दी अर्थ। ये बहुत ही मजेदार रिलेशन है। ठीक है, इसने पहली बात तो एक आपको बता दी कि भाई ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस बॉडी के मास पे निर्भर नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो एक बात पक्की हो गई कि अर्थ चाहे मुझ पे फोर्स लगाए, चाहे इतने से पत्थर पे लगाए, चाहे इतने से कागज पे लगाए, चाहे जितनों पे भी लगाए, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल बी सेम। एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा उसके ऊपर, जिसके कारण जिसका हम मोशन स्टडी करेंगे, वो सेम रहने वाला है। तो चाहे 10 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, चाहे 100 किलो का हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम इन ऑल केस। एक बात तो ये बात समझ में, जब आप इस वैल्यू को निकालें। अच्छा, एक और बात है, अर्थ जो है ना, अर्थ इज नॉट लाइक दिस, अर्थ ऐसा है, अर्थ स्फेरिकल नहीं है, अर्थ एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, बात समझ में। तो पोल्स और इक्वेटर का हिसाब किताब आप समझते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। यहां पे जो भी होगा उसकी जो है
डिस्टेंस ये दिस, मान लो ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, ठीक है, ये एक कैपिटल डी है और वो स्मॉल डी है, ओके। तो पोल्स पे जो है ये ज्यादा है, मतलब कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो पोल्स पे जो है ना ये डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, इक्वेटर पे कम है। तो पोल्स पे जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है, अगर कोई पोल्स पे खड़ा है और वहां से गिर रहा है, अर्थ पूरा ऐसा है ना लटक रहा है, कोई इधर खड़ा है और अर्थ की तरफ आ रहा है, और कोई इधर है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो एक्चुअली तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अंतर होगा। लेकिन जब आपका मास बहुत छोटा है और आप अर्थ के बहुत आसपास हैं, मान लीजिए, तो हम वहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो मैंने एक बात कही कि चाहे किसी को भी अर्थ अपनी तरफ खींचे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो भैया सेम रहने वाला है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो सेम रहने वाला है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकाल दें, सो व्हाट इट कम्स, सो जी इज इक्वल टू, लगा लो भाई पूरा का पूरा, जो आप गणित जब सारा लगा लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड या आपकी सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको मान लिया जाएगा, ओके। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ्री फॉल ये समझ लिया कि फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल इज द फॉल ऑफ एनी बॉडी हैविंग मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। सिर्फ उसी के अंदर इन्फ्लुएंस में जो भी वो फॉल करता है, जो नीचे की तरफ वो गिरता जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने जी की वैल्यू को कांस्टेंट ले लिया, हमने मान लिया कि जी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने ये 3 नियम लिए थे जो हमारे न्यूटन्स, जो हमारे मोशन ऑफ लॉज हैं, जो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने 3 नियम पढ़े थे क्या, अगर आपको जरा भी याद हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने तीन लॉज पढ़े थे। क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, इसमें एक शर्त थी, अगर आप सभी को याद है, सब कुछ वैरी करेगा बट नॉट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया। अब जो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया साहब, तो जी को भी हमने अपनी स्टडी में कांस्टेंट माना है ना, तो जब भी कभी फ्री फॉल की सिचुएशन होगी, इन केस ऑफ फ्री फॉल a will be equal to what, g। अगर आप नीचे डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहे होंगे तो a will be g, अगर ऊपर की तरफ ले रहे होंगे तो g, क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, g will be always vertically downward, vertically downward, ओके। यदि आप ऊपर की तरफ मोशन लेंगे, कोई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर आपने इसे उछाल के फेंक दिया, ऊपर इसे उछाल दिया, उस समय आप जी की डायरेक्शन, या तो आप मोशन को उल्टा ले लीजिएगा, वेलोसिटी को उल्टा ले लीजिएगा, या फिर जी को आपको उल्टा लेना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे है। आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से जी की, लेकिन जी एक्चुअली हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। बेटर ये होगा कि आप नेचुरली जी को नीचे लेते रहें और बाकी अपना हिसाब किताब आगे करते रहें। तो इसके अगले सेक्शन में अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले सेक्शन में विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी,
फ्री फॉल। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। थैंक यू।